नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिद्धार्थ कोचिंग क्लासेस में, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक समीकरण के विषय में और रासायनिक समीकरण की सीमाओं के विषय में। तो चलते हैं, जान लेते हैं, चल लेते हैं क्या होती है रासायनिक समीकरण। जब किसी भी अभिक्रिया के से संबंध अभिकारकों व उत्पादों के समस्त पहलुओं को हम संकेतों में लिखें या तो सूत्रों या प्रतीकों में लिखें। जैसे हम संकेत को प्रतीक के नाम से भी जानते हैं, संकेतों में लिखें या सूत्रों में प्रदर्शित करने की एक संक्षिप्त विधि है, तो हम उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग देख लेते हैं, HNO2 का एक जलीय विलयन है जो कि HCl से अक्रिया करके, मतलब HCl के साथ जब हम इसको मिलाते हैं तो उसके बाद HNCl2 और H2O तथा Cl2 का निर्माण करती है। तो ये हमारा एक रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है। यहाँ पर HNO2 एक पदार्थ अभिकारक है जिसमें दूसरा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाया गया है, तब जाकर के हमारा HNO2 बना है और 2H2O का निर्माण हुआ है तथा यहाँ पर Cl2 का निर्माण हुआ है। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ प्रतीकों के रूप में लिखी है। तो ये प्रतीकों के रूप में लिखना ही उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो देखते हैं इसकी सीमाओं के पीछे चलते हैं, जान लेते हैं रासायनिक समीकरण की सीमाएं क्या हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति, कोई अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया है या अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, उसका हमें ज्ञान नहीं हो पाता। दूसरी है अभिक्रिया की दर मतलब गति, कितनी तेज है, तेज मतलब तीव्र गति से हो रही है अभिक्रिया, या मंद मतलब धीमी गति से हो रही है, इसका भी हमें ज्ञान नहीं हो पाता। चलते हैं तीसरी की तरफ, अभिकारकों के शानदार की भी का भी ज्ञान नहीं हो पाता है कि कितना वो अभिकारक मिल चुका है, इसका भी हमें पता नहीं चल पाता है। चौथे नंबर पर चलते हैं, अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगने वाले समय का ज्ञान हमें नहीं हो पाता है कि अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगा है, ये हमें अभिक्रिया रासायनिक समीकरण से पता नहीं चल पाता है। तो पांचवा है, अभिक्रिया में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन का ज्ञान भी नहीं होता है। मतलब रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं तो इससे हमें ये नहीं पता चल पाता है कि कितना ऊष्मा में परिवर्तन हुआ है। अगला महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। तो जान लेते हैं किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए किन किन स्टेप्स का प्रयोग किया जाता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जो है, अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र को हमको प्रतीकों के रूप में लिखना है, तो हमें प्रतीक का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा स्टेप हमारे लिए है, रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ सदैव अणु के रूप में लिखा जाता है। अणु का मतलब होता है कि मतलब इसको H2, N2, O2 और Cl2 के रूप में लिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन को लिखना हो तो हम H2 लिखेंगे, नाइट्रोजन को लिखना हो तो N2 के रूप में लिखेंगे, ऑक्सीजन लिखना हो तो O2 के रूप में लिखेंगे तथा क्लोरीन को हम Cl2 के रूप में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये सभी गैसें दो द्विपरमाणुक होती हैं। जो एक परमाणुक तत्व होते हैं उनको हम सिर्फ उनके प्रतीकों के रूप में ही लिख देते हैं। जैसे कि सोडियम को Na के रूप में, मैग्नीशियम को Mg के रूप में, कॉपर को Cu के रूप में तथा चांदी को Ag के रूप में लिखा जाता है। तीसरी बात जो स्टेप हमारा है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को प्रतीक द्वारा बाईं ओर तथा अभिकारकों के बीच, मान लो एक से अधिक हम अभिकारकों को ऐड कर रहे हैं तो उनके बीच में हमें धन प्लस चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हम कॉपर में अगर ऑक्सीजन मिलाते हैं तो कॉपर एक पदार्थ है, दूसरा हमारा पदार्थ है O2, तो जब दोनों पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो उनके बीच में प्लस का निशान लगाया जाता है। नंबर 4 पॉइंट हमारा है, रासायनिक क्रिया के बाद प्राप्त उत्पादों को प्रतीकों को हम दाईं ओर लिखा जाता है, जैसे Cu2O। अंतिम पांचवा स्टेप जो हमारा है, इसके पश्चात अभिकारकों जो चीजें मिलाई गई हैं तथा उत्पाद जो पदार्थ बना है उनके बीच में तीर का निशान लगा देते हैं। तीर की पूंछ अभिकारक को प्रदर्शित करती है जबकि शीर्ष उत्पाद को प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं कि 2Cu कॉपर के जो दो अणुओं को हम ऑक्सीजन के दो परमाणुओं से मिलाते हैं तो जाकर के कॉपर ऑक्साइड तथा ऑक्सीजन प्राप्त होती है। चलते हैं, देख लेते हैं अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ को, जिसमें है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और इसको संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है। तो जान लेते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ऐसी रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों बाईं ओर और दाईं ओर में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होती है, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है, हमारे जो अभिकारक होते हैं उनमें भी परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए और जो उत्पाद है उनमें भी परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे एक पहला पक्ष है 2Ca प्लस O2, यहाँ पर Ca के 2 परमाणु हैं और O2 के भी 2 परमाणु हैं। दूसरी तरफ चलते हैं तो Ca के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु, अतः दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर है। तो यह एक रासायनिक समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब दूसरा इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों है। तो ये भी हम लोग जान लेते हैं, लगभग सभी जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती हैं, अतः रासायनिक समीकरण को संतुलित करना अति आवश्यक है। जो कि यह प्रश्न हमारी हाई स्कूल परीक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक है। इसमें आज हम पढ़ेंगे विकृत गंधता के विषय में।
जो कि हमारे हाई स्कूल की दृष्टि से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जान लेते हैं विकृत गंधिता क्या होती है। तो मैंने विकृत गंधिता को 2 अलग-अलग भागों में बाँट रखा है। विकृति को अलग बाँटा है, विकृति और गंधिता को अलग बाँटा है। और विकृति का जहाँ अर्थ होता है अलग होना या बदल जाना, वहीं गंधिता का मतलब है गंध या स्वाद। तो ऐसे हम जाने तो स्वाद का बदल जाना या गंध का बदल जाना, बस इसी पर पूरा हमारी पर ये पूरी परिभाषा निर्धारित है। तो जान लेते हैं, अतः जब हम तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थों को वायुमंडल में लंबे समय तक खुला छोड़ देते हैं, तो जो खाद्य पदार्थ है उनका स्वाद और गंध दोनों ही परिवर्तित या बदल जाती है। तो खाद्य पदार्थों के स्वाद या गंध के परिवर्तन की क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको विकृत गंधिता के विषय में समझ में आया होगा। और जान लेते हैं विकृत गंधिता को रोकने के उपाय, जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से अति इम्पोर्टेंट है। तो अगर हमको विकृत गंधिता को रोकना है तो हमें निम्न उपाय करने चाहिए। निम्न ताप पर पके हुए खाने का प्रशीतन करना चाहिए, मतलब जो निम्न ताप पर भोजन पका हुआ है उसको ठंडी स्थानों पर रखना चाहिए। दूसरा, हमारा खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्रों में रखना चाहिए। जो खाने वाले पदार्थ हैं उनको उस स्थान पर रखें जहां पर वायु मतलब हवा प्रवाहित न हो पाए या पहुंच न हो पाए। अगला पॉइंट है, खाद्य पदार्थों तथा पके हुए भोजन को सूर्य के प्रकाश से बचाकर रखना चाहिए। जब सूर्य का प्रकाश भोजन में जाएगा तो गर्मी उत्पन्न करेगा, जिससे कि मतलब भोजन जल्दी खराब होगा। तो सूर्य के प्रकाश से हमको भोजन को या खाने वाले पदार्थों को बचाकर रखना है। अगला पॉइंट है, पैकिंग वाले खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए ऑक्सीजन को हटाकर उसके स्थान पर नाइट्रोजन गैस भर देनी चाहिए। हमने देखे हैं बेकरी वाले स्थान मतलब है दालमोट है, बिस्किट है या अन्य खाने वाले पदार्थ है, जिसमें अगर हम उनको खुला छोड़ दें तो उसमें ऑक्सीजन गैस प्रवाहित हो जाती है। तो उसमें होता क्या है, ऑक्सीजन गैस उसमें से हटा दी जाती है और नाइट्रोजन गैस उसमें फिल कर दी जाती है, जिससे कि वे लंबे समय तक सुरक्षित बने रहते हैं। तो ये था हमारा विकृत गंधिता। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं संचारण की तरफ, समझ लेते हैं संचारण क्या होता है। तो संचारण की बात करते हैं, जब हम किसी धातु को खुले वातावरण में छोड़ देते हैं तो वह ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, नमी के संपर्क में आता है, अन्य रसायनों के संपर्क में आकर धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। तो इस धीरे धीरे नष्ट होने की प्रक्रिया को ही हम लोग संचारण के नाम से जानते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, दूसरा चांदी के आभूषण पर काली परत का चढ़ना, आदि ये संचारण के ही कुछ उदाहरण हैं। अब हम जान लेते हैं संचारण से बचने के उपाय। तो सबसे संचारण से बचने के लिए हमें निम्न उपायों का प्रयोग करना चाहिए। धातु की सतह पर पेंट लगाना है या तो उस पर ग्रीस लगाना है, जिससे कि हम पेंट जब लगाते हैं तो उस पर जो हमारी जंग है, मूर्छा जिसे हम नाम से जानते हैं, वो आसानी से नहीं लगता और हमारी जो वस्तु होती है सुरक्षित भी दिखाई देती है और हमें आकर्षित भी करती है, मतलब सुंदर भी दिखाई देने लगती है। अगला स्टेप जो हमारा है उपाय है, लोहे की धातुओं को पिघले जिंक में डुबोना। हम लोहे की धातुओं को अगर पिघले हुए जिंक में डुबो देते हैं तो जिससे उसके ऊपर एक जिंक की परत चढ़ जाती है, जिसे हम लोहे पर पिघले हुए जिंक की परत को चढ़ाने की क्रिया को हम लोग यसत लेपन या गैल्वेनीकरण के नाम से भी जानते हैं। इसके द्वारा भी हम धातुओं को संरक्षित होने से बचा सकते हैं। तीसरा जो हमारा है, एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना, लेकिन किस विधि द्वारा, विद्युत अपघटन विधि द्वारा। तो इस क्रिया को हम लोग विद्युत लेपन कहते हैं। अगली जो है, कई धातुओं को मिलाकर एक मिश्र धातु जब बना देते हैं तो जाकर के जो संचारण है वो उसकी क्रिया बहुत धीमी हो जाती है, नाम मात्र की हो जाती है, जिससे कि धातु इतनी जल्दी खराब नहीं होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन हमारा आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो इसी